नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, 1947 के बाद भारत को आज़ादी मिलने के बाद से शायद ये पहला मौका होगा जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख इतनी नीचे गिरती जा रही है। उसका मजाक उड़ रहा है, भारतीयों का मजाक उड़ रहा है, भारतीयों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री का उपहास बनाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। एक ज़माने में इंदिरा गांधी को लेकर भी अमेरिका ने थोड़ा सा उपहास बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा पलट कर जवाब दिया था कि उसके बाद से किसी भी अमेरिकी हुक्मरान की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत के नेता के बारे में कुछ ऐसी बातें कह सके या उसका मजाक बना सके। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजाक के पात्र बनाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप उन पर आए दिन फप्तियां कसते हैं, हल्की टिप्पणियां करते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं। और ये केवल प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा की बात नहीं है, केवल उनके अपमान की बात नहीं है, केवल उनके मजाक बनाने का मसला नहीं है, बल्कि ये मुद्दा है भारत जैसे विशाल राष्ट्र का, जो 145 करोड़ का मुल्क है, जिसे हमारी सरकार बताती है कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसके पास, जिसके करीब 3.5 करोड़ लोग विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं और वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं बड़े पैमाने पर। इतनी बड़ी डायस्पोरा भारत का है, इतनी बड़ी आभा थी जो नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट के ज़रिए बनाई थी, या इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को जन्म देकर बनाई थी, या मनमोहन सिंह ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के ज़रिए एक बार फिर से भारत की शक्ति को स्थापित किया था। तमाम तरह की चीज़ें, या आप कह लें पोखरण का विस्फोट, जो परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण था, इंदिरा गांधी ने करके जो किया था, और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने रखे रखाए बमों को फोड़कर ये परमाणु शक्ति होने का दावा करके कहा था। ये तमाम चीज़ें ऐसी थीं जिससे भारत की जो साख है, प्रतिष्ठा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायम हुई थी और एक स्वस्थ डेमोक्रेसी, फलती फूलती डेमोक्रेसी तमाम कमियों के बावजूद आगे बढ़ रही थी। लेकिन आज की तारीख में भारत वो जगह पर नहीं है। भारत की जो प्रतिष्ठा है वो नीचे आई है, और उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति सीधी तौर पर जिम्मेदार है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की विदेश नीति को अपनाया, जिस तरह की कूटनीति चलाई, अपने को प्रोजेक्ट करने की, अपनी विचारधारा को थोपने की, बजाय इसके कि एक ऐसी विदेश नीति जो अभी तक, मतलब 2014 के पहले तक बहुत कामयाब मानी जाती थी, जिसकी वजह से हमारे आस पड़ोस के देशों के साथ मोटे तौर पर इक्का दुक्का अपवाद भी हैं, लेकिन संबंध बेहतर थे। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सेध थी, हमारी आवाज़ सुनी जाती थी, उस पर गौर किया जाता था। वो सब हमने खो दिया इन पिछले 10-11 सालों में, और उसके लिए और कोई नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री की वो जो माचो पॉलिटिक्स है कि हम तो बहुत ताकतवर मुल्क हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, और भारत का प्रधानमंत्री तो उससे बड़ा महावीर इस धरा पर कोई और है ही नहीं। इस तरह का जो उन्होंने प्रोजेक्शन किया अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़बोलेपन का, और आसपास के छोटे मोटे मुल्कों पर कभी सर्जिकल स्ट्राइक करके ये बताने की कोशिश की कि भारत इतना शक्तिशाली है कि घर में घुस के मार सकता है। आज देखिए कि प्रधानमंत्री किस हालत में है। प्रधानमंत्री की हालत ये हो गई है कि उनका मजाक बनाता है अमेरिका का राष्ट्रपति, और वो मुंह से चू भी नहीं कर पाते, वो जवाब नहीं दे पाते। जवाब न देने की 10 वजहें हो सकती हैं। हो सकता है अंबानी अडानी का कोई दबाव हो सकता है एप्स्टीन फाइल का कुछ खेल चल रहा हो सकता है कि टैरिफ के निगोशिएशन की वजह से वो खामोश हो। वजह चाहे जो भी हो,
लेकिन अगर देश की प्रतिष्ठा, देश की आन बान, देश का स्वाभिमान छेड़ा जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो किसी भी देश के नेता को क्या करना चाहिए? क्या उसे चुप रहना चाहिए? इस अपमान को वो खुद तो पिए, अपमान का घूंट, वो अलग बात है, लेकिन पूरा देश क्यों उस अपमान से गुजरे? ये एक बड़ा दुखद अध्याय हमने पिछले एक साल में अनफोल्ड होते देखा है। एक साल में देखा है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से बन रही थी। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं कि ट्रंप आए और उन्होंने आपकी सारी चीज़ें उलटनी शुरू कर दी। आपने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हड़बड़ी में किया और फिर आपको दबाव में आकर युद्ध विराम करना पड़ा, ये चीज़ें आप छिपा नहीं सकते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, और क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में ये पूरा देश भी जानता है। आप चाहे जो भी प्रचार कर लें, चाहे अपनी पीठ जैसे भी ठोक लें, लेकिन हम अपने नौजवानों पर, हम अपने सेना पर गर्व करते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। लेकिन ये एक राजनीतिक फैसला था, एक राजनीतिक नेतृत्व ने थोपा था सेना पर कि ये ऑपरेशन करना है। और उस समय सेना की लीडरशिप में शायद इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं थी जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ के पास थी, जो इंदिरा गांधी को कह सकते थे कि अभी हम तैयार नहीं हैं, हमें 6 महीने का वक्त चाहिए। और इंदिरा गांधी से उन्होंने वक्त लिया और उसके बाद बांग्लादेश में जो करना था उन्होंने किया। तो ये हमारे राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरियां अब एक एक करके पूरी तरह से जाहिर हो गई हैं। आज की तारीख में मोदी एक कायर प्रधानमंत्री के रूप में दिख रहे हैं, एक कमज़ोर और मजबूर प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। हो सकता है इसकी वजह यह भी हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत से वंचित हो गई, 2040 पर जाकर टिक गई, और वो भी संदेह के घेरे में है कि 240 सीटें आई कैसे। क्या 60, 70, 80 सीटों पर खेल हुआ था? ये जो अवैधता उनको मिली है इस जीत के बावजूद, और उसके बाद चाहे महाराष्ट्र, हरियाणा के इलेक्शन हो, बिहार के इलेक्शन हो, हर जगह इसी तरह की धांधली के समाचार आ रहे हैं। और बंगाल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईडी सक्रिय कर दी गई है, किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के डॉक्यूमेंट्स छीनने की होड़ मचा दी है अमित शाह ने, और ईडी को के ज़रिए ये काम करवाया जा रहा है ताकि टीएमसी की पूरी रणनीति को पकड़ लिया जाए, जान लिया जाए, और उसके बाद उसको काउंटर किया जाए, उसके कैंडिडेट्स को छीना जाए, कैंडिडेट को धमकाया जाए। ये तमाम चीज़ें ये सरकार कर रही है, और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने दौर के ही नहीं, आज़ादी के बाद से सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री कहे जा सकते हैं। इस बीच में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए जो थोड़े समय के लिए रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह थोड़े समय के लिए रहे, लेकिन उस दौर में भी उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। वो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में झुके नहीं। चंद्रशेखर नहीं झुके। उसके बाद आप देखिए कि एक के बाद देवेगौड़ा आए, गुजराल आए, कोई भी नहीं झुका। ना अटल बिहारी वाजपेयी उस दबाव में आए। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और नेहरू ने तो पूरी ताकत दिखाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। लेकिन आज इस देश के पास जो प्रधानमंत्री है वो, उसमें इतना दम नहीं है, इतना साहस नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक रीढ़ की हड्डी वाले देश के रूप में प्रस्तुत कर सके। वो इस तरह से पेश आ रहा है जैसे भारत बहुत कमज़ोर हो। हालांकि दावा ये किया जाता है कि भारत चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हम इतने लाचार, इतने पंगु क्यों दिख रहे हैं अमेरिका के खिलाफ? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 50% टैरिफ लगाया, अब हम 500% टैरिफ लगाएंगे, और हमारी सरकार खामोश है, चुपचाप देख रही है कि अब क्या होता है, इसके बाद क्या होगा। इसके तर्क बहुत सारे दिए जा रहे हैं कि यूक्रेन की वार ख़त्म हो जाएगी तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा, मिड टर्म इलेक्शन में
बहुमत खो बैठेंगे ट्रंप तो अपने आप ये संकट निकल जाएगा। लेकिन जो अपमान हर दिन हो रहा है उसका भी तो कोई प्रतिकार, कोई प्रतिवाद होना चाहिए। अगर हमारे ये भारत इतना बड़ा मुल्क है और निश्चित रूप से शक्तिशाली देश है, उसके चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे आर्थिक संसाधन हो, ठीक है हम चीन के जैसे शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन क्या हमारी स्थिति मैक्सिको, कोलंबिया, पनामा, वेनेजुएला, ब्राज़ील इन सब से भी गई बीती हो गई है, जो प्रतिकार कर रहे हैं, जो अमेरिकी दबाव में आने से इनकार कर रहे हैं, अमेरिका को चुनौती भी दे रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने कह दिया कि अगर दम है तो मुझे ले जाओ, धमकाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका जवाब उन्होंने इस तरह से दिया। मैक्सिको की जो प्रधानमंत्री हैं उनका जवाब आप जानते ही हैं, कनाडा ने किस तरह से रिएक्ट किया था। वेनेजुएला की जो नई कार्यकारी राष्ट्रपति हैं डेल्सी रोड्रिग्स, वो किस तरह से डटी हुई हैं। इस हमले के बावजूद, मादुरो को उठा ले जाने के बावजूद ईरान किस तरह से डटा हुआ है। तो ये तमाम परिस्थितियां हैं जो बताती हैं कि ऐसे समय में असल में नेतृत्व की परीक्षा होती है। ये एक टेस्टिंग टाइम होता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब नेतृत्व की कोई परीक्षा नहीं होती, तब तो सब ठीक ही चल रहा होता है। जब क्राइसिस आती है तब नेतृत्व की परीक्षा होती है कि उस क्राइसिस में वो लीडरशिप किस तरह से बिहेव करती है, किस तरह से देश को उस संकट से बाहर निकालकर आगे ले जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब भी क्राइसिस आती है हमारे प्रधानमंत्री मोदी गड़बड़ाने लगते हैं, चाहे वो कोरोना की क्राइसिस आई हो, चाहे दूसरी क्राइसिस आई हो, और फिर ये ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद उसके पहले से टैरिफ का जो मसला चल रहा है वो है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जिस तरह की हरकतें हो रही हैं उसमें हमारे प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री मोदी सरकार या विदेश मंत्रालय ठीक ढंग से अपनी ज़ुबान खोलने में भी घबरा रही है। वेनेजुएला पर जो अटैक हुआ वो सारे नियम कायदों को धता बताते हुआ, लेकिन हमारी सरकार उसको कंडेम नहीं कर पाई। उसे नहीं बताया कि ये कानून, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनका उल्लंघन हुआ है। इतना बोलने का साहस भी अगर भारत जैसे देश में नहीं रहा, जो पहले उठकर खड़ा होकर इस तरह की चीज़ों का विरोध करता था, तो फिर काहे के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और काहे की ये सरकार है जिसमें इतना भी दम नहीं है, इतनी भी समझदारी नहीं है। और क्या इन 11 सालों में हमने अपने देश को इतना कमज़ोर कर दिया है, इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब उसकी आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनी भी नहीं जाएगी, उसकी कोई सुनवाई ही नहीं होगी, उसकी कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी। हमने अपने सारे दोस्त खो दिए इन 11 सालों में। हमने कोई नया दोस्त नहीं बनाया, एक बनाया इज़राइल जो कुख्यात है, वो आपके देश के तमाम सीक्रेट्स ले जाकर अमेरिका को सौंप रहा है, जो कुख्यात है किसी भी देश में जासूसी करने, किसी दूसरे देश में हत्याएं करवाने, मोसाद जैसी एजेंसी पाली हुई है उसने। हम उस देश के साथ गलबहियाँ कर रहे हैं कि हमें वहाँ से कुछ हथियार मिलेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी मिलेगी, लेकिन वो जो जीनोसाइड कर रही है गजा पट्टी पर, उसके विरोध में एक शब्द नहीं बोलेंगे हम। तो भारत ने जो उसकी नैतिक शक्ति होती थी वो पिछले 11 सालों में ख़त्म कर दी है। इस सरकार ने ख़त्म कर दी है, इस कमज़ोर सरकार ने कर दी है, इस कमज़ोर प्रधानमंत्री ने कर दी है। ये प्रधानमंत्री मोदी का जो वक्त है, इस समय वो सबसे कमज़ोर स्थिति में है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तौर पर हो, चाहे पार्टी के अंदर भी अगर कोई गुप्त मतदान हो तो शायद वहाँ भी उनको दिक्कत पेश आएगी। संघ तो नाराज़ है ही, भले ही वो खुलकर ना बोल पा रहा हो,
तो उनके पीछे अब वो वैसी ताकत नहीं रह गई। अब ताकत है केवल सत्ता की, चुनाव हड़पने की, चुनाव को लूट लेने की, डकैती डालने की, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालकर अपने हक में फैसले करवाने की, संसद को अपने हिसाब से चलाने की, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की, विपक्षी नेताओं को झूठे मामले मुकदमे में फंसाने की। अब केवल सत्ता के बल पर वो राज कर रहे हैं। अब उनकी अपनी जो नैतिक सत्ता थी वो गंवा चुके हैं, नैतिक सत्ता गंवा चुके हैं, राजनीतिक सत्ता गंवा चुके हैं। अब केवल सत्ता की ताकत है जिससे वो इस देश पर राज कर रहे हैं। अब उनके वो तमाम जो बयान थे, बड़बोले बयान, 56 इंच और आँख में आँख डालकर बात करने वाला प्रधानमंत्री, वो सारी चीज़ें अब जुमलों में तब्दील हो गई। अब उनके अंधभक्त भी नहीं कहते होंगे, वो भी देख रहे हैं कि मोदी जी जो कहते थे वो सच नहीं था। सच ये है जो आज हम सबको दिख रहा है, एक कमज़ोर, लाचार, मजबूर प्रधानमंत्री है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही बेइज्जती का जवाब भी नहीं दे सकता। ये बहुत दुखद स्थिति है, पूरे देश के लिए दुखद स्थिति है। इस तरह का प्रधानमंत्री अगर है तो ये पूरे देश के लिए अपमानजनक है। उम्मीद करना चाहिए कि प्रधानमंत्री इस बात को समझेंगे, उन्हें कोई समझाएगा, उनके सलाहकार, और वो भारत जैसे मुल्क का नेता होने का जिस कद का और जिस समझदारी का और जिस साहस का परिचय देना चाहिए, उस पद पर रहते हुए उसकी मिसाल पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।